अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएसए में न्यू इमिग्रेंट ओपन जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखता है उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है आपके सवालात मेरे ख्याल, जिसके बेतहाशा पार्ट्स आ चुके हैं। यहाँ पर कार्ड्स आ रहे होंगे। आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं मिलता तो उन वीडियोस को जाके पहले देख लें, हो सकता है कि वहाँ पर पहले एड्रेस हो चुका है। उन वीडियोस में भी ना मिलें तो कमेंट सेक्शन में सवाल लिखें, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में उसको एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आ रहा होगा, जाकर उसको फॉलो मस्ट है, जिसके ऊपर लाइव जो यूएसए की है उसमें मैं पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा एक्टिव होता हूँ। ईजी टू पोस्ट है, तो वहाँ जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ग्लिम्स और हाइलाइट्स मिल सकती हैं आपको यूएसए की। तो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके जो कमेंट्स हैं उनको रीड करते हैं और एड्रेस करते हैं। तो पहले कमेंट पर आते हैं, कह रहे हैं कि इनने पहले अकाउंट बनाया, इंटरव्यू ना नहीं हो सका मेडिकल की वजह से, तो अब इंटरव्यू होने जा रहा है, तो क्या वो दोबारा प्रोफाइल बनाएं या पहली वाली ही जो उनसी है प्रोफाइल उसको यूज़ करें। ये रेफ़र कर रहे हैं जो आपकी सीजीआई वाली या आपकी कह लें यूएस ट्रैवल डॉक्स की प्रोफाइल होती है, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो जोन सी आपकी ओरिजिनल प्रोफाइल बनी हुई है उसी को यूज़ करना है, रिगार्डलेस कि आपका पहला इंटरव्यू हुआ नहीं हुआ, सेकेंडरी होना है, तीसरा होना है। तो कोई भी एप्लीकेंट है, जितनी बार भी इंटरव्यू होना है, तो ओरिजिनल प्रोफाइल को ही आपने यूज़ करना था, क्योंकि वही ट्रैक हो रही होती है। क्योंकि जब वो प्रोफाइल बनाते हो उसमें आपकी डिटेल्स जाती हैं, उसमें आपका पासपोर्ट डिटेल्स भी होती हैं। फॉर सम रीज़न अगर वो लॉक हो जाए, वो लूज़ हो जाए, तो आप यूएस ट्रैवल डॉक्स को रीच आउट करते हो, वो आपको एक्सेस देती हैं। फिर भी ना, फिर नई बन के फिर उसको पिछले को उसमें से डाटा रिमूव होता है, फिर नई में ऐड होता है। तो नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, पिछली को यूज़ करें और अपना जो है इंटरव्यू को अटेंड करें। क्यों नहीं अटेंड कर सके थे आप इंटरव्यू मेडिकल से, आपने बताया नहीं है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगला कमेंट कह रहे हैं कि सितंबर 2010 की, नवंबर की इनकी प्रायोरिटी डेट है F4। वेलकम लेटर कब आ सकता है? जो एक कह लें एक जनरल रूल है ना कि जो भी प्रायोरिटी डेट है आप उसमें से ना 2 साल रिमूव कर लें। तो अगर वो वीज़ा बुलेटिन में आ चुका है टेबल 2 में, तो आप एनबीसी को एक ईमेल करें, उनके जो पब्लिक इंक्वायरी फॉर्म है, कि आप आपको वेलकम लेटर दे दें। और वेलकम लेटर फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं आता, इट्स लाइक अ डिजिटल ईमेल पर आता है, तो वो आपको भेज देंगे ताकि आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि गवर्नमेंट का शटडाउन कब तक एंड होगा, एनी गेस? शटडाउन कब एंड होगा ये तो हुकूमत के लोगों को ही पता होगा, लेकिन उसका जो है असर है वो कोई इतना कोई पड़ता नहीं है कुछ प्रोसेस पर। तो अगर आपका केस यूएससीआईएस में है, एनवीसी में है, एम्बसीज़ के कुछ कह लें सेक्शंस या यूनिट्स हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो डिपेंडिंग आपने डिटेल्स लिखी नहीं है कि आपका केस किधर है, कौन से यूनिट में है, क्या प्रोसेस चल रहा है। हर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर जो एक हुकूमती के जो टेन्योर होता है उसमें शटडाउन्स आते हैं, काम चलता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है, अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अगर हाइपेटाइटिस बी हो, यूएसए वीज़ा अप्लाई किया हो तो वीज़ा मिल सकता? ज़्यादा सारे क्वेश्चन मार्क हैं, प्लीज़ आंसर मी। हाई पी टेस्ट बी। मैं समझ गया क्या पूछ रहे हैं। पहली बात है, आपने लिखा नहीं कौन सा वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या इमिग्रेंट वीज़ा है। अगर इमिग्रेंट वीज़ा है तो I-693 वाला जो है उसका आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा। तो अगेन इट डिपेंड्स कि वो क्योरेबल है या नहीं है। वो अब डॉक्टर्स की स्पेशलिटी है, मैं तो उसमें नहीं जवाब दे सकता।
एक जनरल रूल जो मैंने जो जितना रीड किया है, क्योंकि जब I-693 आप भी सर्च करें अभी तो आपको सारा आ जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा कि क्या क्या वो टेस्ट रन करती हैं। तो द बिगेस्ट कंसर्न जो होता है इस टेस्ट का यही होता है, ऐसी कोई चीज़ आपको हो कि जो आप अपने साथ कैरी करके ले आएँ यूएस से और आप पब्लिक को लगा दें, वो बेसिकली ये देख रहे हैं, डिटर्मिन कर रहे हैं। तो खुद ही आप नेट पर सर्च कर लें, आपको कोई ना कोई एग्जांपल्स मिल जाएंगी। लेकिन मैं कुछ फैमिलीज़ को जानता हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि वो कौन सी टाइप वाला था। तो कुछ लोग की और हो जाते हैं, जैसे टीबी होती हैं, टीबी कुछ लोगों की एक्टिव होती है, तो जिनकी एक्टिव होती है उनका वो प्रोसेस चलता है, दे गॉट क्योर्ड देन दे कम। तो या डिटेल्स बहुत कम है, और मेरे पास ज़्यादा कोई इतनी नॉलेज है नहीं इसके बारे में। आई विल हाईली सजेस्ट कि आप ऑनलाइन सर्च करें, ऑनलाइन भी जवाब नहीं मिलता तो I-693 जो है उस फॉर्म को रीड करें, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं ब्रो F1 वालों को भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने चाहिए। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। अब अगेन अब F1 जो है ये स्टूडेंट वीज़ा वाली बात कर रहे हैं, तो दिस चैनल इज़ मेनली फॉर फैमिली इमिग्रेशन, उसमें तो होता है। तो आप सिंपली जाएं यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर और जाकर देखें कि स्टूडेंट वीज़ा को एप्लीकेबल होता है या नहीं होता, तो आपको पता लग जाएगा, तो क्लैरिटी आ जाएगी। जहाँ तक मुझे पता है तो इमिग्रेशन इंटेंट वीज़ाज़ में मेडिकल होता है, जो टेम्परेरी इंटेंट होता है उसमें मैंने अब तक नहीं देखा। बट अगेन क्लैरिटी के लिए आपके लिए मेन सोर्स होना चाहिए USCIS, स्टेट डिपार्टमेंट एंड NVC। वहाँ जाकर देखें, आपको कोई ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो, और अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर कहते हैं, इज़ यू अप्लाई पाकिस्तानी वीज़ा फॉर रिटर्न टू पाकिस्तान फ्राम USA। मेरा ख्याल ये पूछना चाह रहे हैं कि जब मैं USA से पाकिस्तान आया तो मैंने पाकिस्तानी वीज़ा लगवाया। ये वो वीडियो पर ने कमेंट किया जिसमें मैं USA से पाकिस्तान आया हुआ था। तो मेरे पास तो नंबर वन पाकिस्तानी शहरियत है, नेशनैलिटी है नंबर वन, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, CNIC है। और तो जिसके पास ये चीज़ें होती हैं तो वैसे ही आप अपने मुल्क आ सकते हो। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी पाकिस्तानी वीज़ा की। तो और इवन के जोन से अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानीज़ भी होते हैं जिनके पेरेंट्स, एक पेरेंट भी पाकिस्तानी ओरिजिन का हो। तो आई थिंक नाइकोप होता है, कोई कार्ड होता है कि पाकिस्तानी ओरिजिन कार्ड समथिंग करके इस तरह कोई कार्ड होता है एक, जो उनको भी अलाउ करता है कि उनके पास एक फ़ॉरेन पासपोर्ट है, वो एक कार्ड होता है। उस कार्ड को दिखा के वो पाकिस्तान आ सकते हैं विदाउट वीज़ा, समथिंग करके कुछ होता है प्रोसेस। तो अगर आप वो चीज़ अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या नादरा की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बासित भाई, हाउ आर यू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ब्रो मेरी वालदा ने फ़ाइल करना है I-134 मी। उसके बाद कह रहे हैं कि खुद कर सकते हैं प्रोसेस फॉर माई सेल्फ, लॉयर इज आस्किंग फॉर टू मच मनी। देखिए, किसी आप लॉ फर्म्स को रीच आउट करेंगे, दे आर गोना चार्ज फॉर देयर एक्सपर्टीज़, प्रोफेशनल चार्ज होगा, और USA में ऑब्वियसली चार्ज है। तो एक तो ये ट्रेड ऑफ है कि किसी प्रोफेशनल से करवा रहे हैं, यू हैव टू पे देम। USA में एक चार्ज है कुछ, और USA में कोई रह रहा है, दे आर अर्निंग इन डॉलर्स, तो वो डॉलर्स में पे करेंगे।
खुद करना चाहते हैं तो खुद भी कर सकते हैं, किसी से और से करवानी है वो भी करवा सकते हैं। अगर आपको और सोर्सेज चाहिए तो देन यू कैन फर्दर रीच आउट, वो भी आपको हम बता सकते हैं। तो बट अगेन I-130 इज़ अ फॉर्म, आप USCIS इसको सबमिट करवाते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लॉयर के थ्रू भी करवा सकते हैं या थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते हैं, कहते हैं कि इंटरव्यू पर गए थे और काउंसलर ने इनको वीज़ा नहीं दिया, CSPA एप्लीकेबल नहीं हुआ। इनकी जो अप्रूवल डेट है दैट इज़ नवंबर 2015 और एज आउट हो गई, क्या करना चाहिए? CSPA के लिए आपको 3 या 4 चीज़ें चाहिए थी। नंबर 1, आपका I-130 कब अप्रूव्ड हुआ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तीसरा आपकी जो प्रायोरिटी डेट क्या है, और चौथी वो प्रायोरिटी डेट वीज़ा बुलेटिन में कब हुई है करंट। क्योंकि जब वो करंट होनी है, जब वो वीज़ा बुलेटिन में आ जाएगी, जोन सा चार्ट पीछे चल रहा होता है, एक चार्ट हमेशा एक साल आगे चल रहा होता है, क्योंकि वो चार्ट होता है वेलकम लेटर के लिए, एक साल आगे चल रहा होता है। जोन सा चार्ट पीछे चल रहा था, उसमें जब करंट हो जाती है, उसमें आपकी डेट आ गई है, तो उस दिन उन एप्लीकेंट्स की जो होती हैं वो एज फ्रीज होती है। तो ये 4 चीज़ें आपने देखनी होती हैं और उस पर डिटर्मन होती है CSPA। मैं खुद जो था वो CSPA के अंडर क्वालिफाई किया था। यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, वो आप जाके देख सकते हैं, जिसमें सारा प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। और जब मेरी क्वालिफ़िकेशन हुई थी तो कह लें ऑलमोस्ट सिर्फ 2 महीनों का था गैप मेरे पास, कि अगर 2 महीने वीज़ा बुलेटिन और प्रोलॉन्ग हो जाता तो मैंने भी डिसक्वालीफाई हो जाना था। क्या कर सकते हैं, काउंसलर ऑफिसर ने अगर अगर माइंड बना लिया, देयर इज़ नॉट मैनी ऑप्शंस। तसल्ली के लिए यू कैन अगेन रीच आउट टू अ लॉ फर्म। USA में कोई भी फैमिली इमिग्रेशन का करते हैं, उनसे भी आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं, वो फ्री पड़ेगी आपको, मल्टीपल बार कर लें। और डिफरेंट पाथवेज एंड देयर इज़ अ वीडियो हेयर, F2B कहते हैं, आपके पेरेंट्स आएंगे, आपके लिए अप्लाई करेंगे और बहुत लंबी क्यू है, जिसके अंदर मेरे भी सिबलिंग्स हैं क्यू में। और अगेन अगर आपको और एडवाइस चाहिए तो रीच आउट टू अनदर लॉ फर्म, प्रोफेशनल एडवाइस लें। अगेन हर केस की जो सिचुएशन फ़र्क होती है, क्या आपके केस में चल रहा है, क्या फैक्ट्स हैं, हमने वो किया जो हमारे लिए बेहतर है। अब आपकी 2 लाइनों में तो मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, इसलिए ऑलवेज सीक प्रोफेशनल एडवाइस। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि किसी लॉ फर्म से रब्ता करें USA में और उनसे डिस्कस करें क्या ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रास्ता निकलेगा आपके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है वो एड्रेस हो रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले कमेंट पर आते कहते हैं कि जोन से न्यू इमिग्रेंट्स गए हैं ईस्ट कोस्ट, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और उसके सराउंडिंग एरिया हो गया, उनके लिए क्या टिप्स हैं। एंट्री लेवल जॉब्स भी लेना मुश्किल हुई है, 1 महीना हो चुका है, और दूसरा सवाल इनका है कि कितना टाइम लगता है सेटल होने में। तो एंट्री लेवल जॉब्स भी ढूंढना मुश्किल है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि मार्केट सिचुएशन बड़ी ही वियर्ड हुई है, लेकिन 1 महीना बहुत कम टाइम है। और दूसरा मैं सबको ये कहना चाहूँगा, जब भी कोई कमेंट लिखता है तो आप ना एक्स्ट्रा डिटेल्स दिया करें। केस टाइप क्या है, F4 है, स्पाउजल है, आपका स्पाउस पहले काम कर रहा है, F4 में कितने लोग आए हैं, कितने लोग एलिजिबल हैं काम करने के लिए, आपकी प्रीवियस एजुकेशन क्या है, किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं, किस तरह की और जॉब्स के लिए आप ट्राई कर चुके हैं,
न्यूयॉर्क के अंदर कौन सी एरिया में है? अब ब्रॉन्क्स में है, ब्रुकलिन में है, लॉन्ग आइलैंड पर है, मैनहट्टन में है, like, बहुत से फैक्टर्स हैं। उसके अलावा कहाँ पर अप्लाई आप कर चुके हैं? आप अमेरिकन रिटेल स्टोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, देसियों के पास कर रहे हैं, या आप सिर्फ रिश्तेदारों को कह रहे हैं? ये सब चीज़ें फैक्टर इन होती हैं। आई विल हाईली सजेस्ट खुद अप्लाई करें। जितने मेजर रिटेलर्स हैं उनके पास ऑनलाइन अप्लाई करें। इंडीड पर रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा। जिप रिक्रूटर बहुत अच्छी जगह है, उस पर अप्लाई करें। और हर मेजर रिटेलर है, वॉलमार्ट, टारगेट, सेफवे, सीवीएस, वॉल्स ग्रीन, जितने हैं आप या चैट जीपीटी को कहें कि मुझे और जॉब चाहिए और मुझे लिस्ट दे रिटेलर्स की। जितने रिटेलर्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर कैरियर्स का पेज होता है, वहाँ जाके सीवियाँ फेंकें। आई थिंक ये 7-Eleven की भी अपनी वेबसाइट पर होंगी। तो आपने अप्लाई करना है, तो इंटरव्यूज़ हफ्ते 2 हफ्ते बाद आना शुरू हो जाएंगे और जॉब्स के। लेकिन अगेन आपका प्राइमरी फोकस और जॉब्स नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी द और जॉब्स की, जो ब्रूटल रियलिटी है वो मैं इंशाल्लाह शेयर करना चाहता हूँ कि कितनी लाइफ हार्ड है। आप $20 पर शुरू होंगे, आप 27 पर ही रह जाएंगे 10 साल बाद। और वर्किंग एनवायरनमेंट कितना हार्श होता है। आप 6-7 डेज अ वीक काम कर रहे होते हो, 10-12 घंटे काम कर रहे हो, यू हैव नो लाइफ और वर्क बैलेंस नहीं होता। इसलिए अगर आपकी प्रीवियस कोई एजुकेशन है, और जॉब करनी है, आती और जॉब करें ताकि पैसे हैं, मोटिवेशन आ रही हो जेब में। जब आपके डॉलर्स होंगे तो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट इन फाइंडिंग योर फील्ड जॉब। लेकिन आपकी एजुकेशन में फ़ोकस करें, अपनी करियर पर फोकस करना है। और जो कह लें कॉर्पोरेट साइड पर आपने जाने की कोशिश करनी है, फिर वहाँ पर ग्रोथ आपको नज़र आनी शुरू होगी। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। फिर आपने पूछा हुआ है कि सेटल्ड होने में कितना टाइम लगता है। अब ये बंदे टू बंदा, और वो अगेन इतने ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे कि कितना टाइम लगेगा। स्पाउजल कैटेगरी में आए हैं और आपके पहले से 2 बच्चे हैं, आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, और आपकी पहली वो पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं, और आपने और जॉब ली है जो 1800 आपको जनरेट कर रहा है, वो उसमें जाना शुरू हो गए हैं। तो आप पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप आए और आते ही आपने कहा यार मैंने 2005 मॉडल अकॉर्ड नहीं चलानी थी, मैंने ब्रांड न्यू अकॉर्ड चलानी है। आपने कहा नहीं, मैंने जाकर निकलवानी है नई गाड़ी। अब इतने फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन कर सकते हैं कि आपने क्या स्टेप्स आते लिए। आए आपने अगले महीने कहा कि नहीं मैंने तो नया आईफोन लेना है, तो अगर तो आप अपने ख़र्चे कम रखेंगे, सेविंग कर रहे होंगे, और अगेन वो और जॉब से भी, और जॉब्स के अंदर भी स्विच मार रहे होंगे, अंदर प्रमोशंस हो रही होंगी, या और जॉब से किसी ऑफिस जॉब में चले जाएंगे, वो फ़र्क पड़ेगा। तो लेकिन 3 से 5 साल तो स्ट्रगल चलेगी। आपने अपने आप को अपने रिश्तेदारों से कंपेयर नहीं करना, उनसे नहीं कंपेयर करना जो इधर बॉर्न एंड रेज्ड हैं। आपने उनसे कंपेयर नहीं करना जो यहाँ के बॉर्न एंड रेज्ड हैं, जिनके पास यहाँ के अमेरिकन एजुकेशन है, क्योंकि सबकी अपनी जर्नी और सबका जो है या पाथ वे डिफरेंट है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जो यूएसए में आओगे, आप मेहनत करोगे तो मेहनत का फल आपको यहाँ मिल जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्ट्रगल है। द स्ट्रगल इज़ रियल, क्योंकि दरख्तों पर तो डॉलर्स मैंने आज तक तो नहीं देखे। तो अगर आपको नज़र आए तो बताइएगा, तो मैं भी आपके साथ आके उतार लूँगा डॉलर्स। लेकिन मेहनत ज़्यादा है। 4 साल 5 साल तो कहीं नहीं जाते आपको सिर्फ सिस्टम को समझने में और अपने पैरों पर खड़े होने में। लेकिन अगर आपकी स्पाउसल कैटेगरी है, या आपके साथ 5-6 लोग आ चुके हैं F4 में, तो भाई बल्ले बल्ले मौजें मौजें। क्योंकि फिर ये हो सकता है कि आप 1 साल सब मेहनत करें, पैसे जमा करें, एक को पढ़ाएं, फिर वो बंदा अच्छी जॉब करे,
दूसरा पढ़े, वो हैंड इन हैंड जाएगा और फिर वो 5 से 10 साल में वो जो जंप होगा ना, तो जितने आपके पहले से जहाँ मौजूद होंगे आप उनको भी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन यही होगा कि यूनिटी और बीइंग वेरी फेथफुल टू ईच अदर। अगर आप बैक स्टैप करेंगे किसी को भी, तो जो कारमा है, इस्लामिक कारमा भी, दैट विल डेफिनेटली कम एंड हॉन्ट यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका सवाल है या जो कमेंट है वो एड्रेस हो रहा है। तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई, हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाके फॉलो मस्ट है, जिसके ऊपर लाइफ इन यूएस से दिखा रहा हूँ ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक मेरी इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।